आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के बारे में। तो चलिए, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है हमारा कि एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। जब इस डाइलेक्ट्रिक को किसी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो इसका पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं पोलराइजेशन में बेसिकली क्या होता है। जैसे हमारे पास ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से हमने क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है क्या? अब इस डाइलेक्ट्रिक में बेसिकली होगा क्या, है ना, ये डाइलेक्ट्रिक जो है एटम जो होता है ना, बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एटम जो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है क्या? अब चलिए देखिए, इसको अगर हम एक्सटर्नल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रख दिया है और हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि सपोज इधर मैं पॉजिटिव लगाया हूँ प्लेट और इधर क्या लगाया हूँ, निगेटिव प्लेट लगाया हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो हैं वो क्या होंगे, उसमें मूवमेंट होगा। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, खींचेगा, किसको खींचेगा, निगेटिव चार्ज को खींचेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो निगेटिव चार्ज क्या किसके पास होता है, आपका इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, आपका न्यूक्लियस पे होता है। ठीक है क्या? तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज से बहुत ही हल्का होता है। ये जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, और हल्का होने के कारण क्या होता है, ये इधर खींचा चला आता है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका क्या हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है, और ये वाला पार्ट जो है आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? तो इसका जो पहले जो हम देख रहे थे कि ये पर्टिकुलर एटम है आपका और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है करके, ये कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिकली ये क्या था, हमारा न्यूट्रल था। उसके बाद जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखें तो ये क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज जो है क्या क्या हो गए, ये अलग हो गए। अलग हो गए तो क्या होगा, ये दो अगर चार्जेस हैं, दो सेम चार्जेस हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में अगर रखा हुआ है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। ठीक है क्या? इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल कहते हैं। और इस डायपोल के कारण क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट होगा, और डायपोल मोमेंट के कारण क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये डायपोल क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या है आपका कि हमने जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा डायपोल जो है इसमें इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस डायपोल मोमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंड्यूस डायपोल मोमेंट कहेंगे। तो ये जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट यहाँ पे आ रहा है, या डायपोल मोमेंट जो है इंड्यूस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो चलिए डाइलेक्ट्रिक के डेफिनेशन में चलते हैं। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक आर परफेक्ट इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, परफेक्ट आपका इंसुलेटर होता है। इट इज परफेक्ट इंसुलेटर विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें कि क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। एवरी डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर बट एवरी इंसुलेटर इज नॉट डाइलेक्ट्रिक। इसको आप याद रखेंगे कि जितने भी आपके इंसुलेटर हैं वो सभी क्या होते हैं आपके, सॉरी डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसुलेटर जो है वो आपका डाइलेक्ट्रिक हो। ठीक है क्या? हर एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होगा। ठीक है, बट सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है क्या? आगे देखते हैं, इंसुलेटर विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन आर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। इंसुलेटर, ऐसे इंसुलेटर जिसमें पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड ऑन डाइलेक्ट्रिक देन इट विल पोलराइज्ड। ठीक है, ये हमने जो देखा इसमें पहले वाले स्लाइड में देखा, ये देखिए ये स्लाइड जो है ये उसी को बता रहा है कि इसमें इसका क्या हो गया है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है या बोल सकते हैं ये जो इंसुलेटर है, इसमें क्या हो गया है, इसका पोलराइजेशन हो गया है, ये पोलराइज्ड हो गया है। ठीक है क्या? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक हमारा जो होता है, ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ना, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो पहला डाइलेक्ट्रिक होता है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है हमारा, पोलर डाइलेक्ट्रिक मेड, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये कुछ इस प्रकार से हैं, मेड बाय पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। ये किससे बना होता है आपका,
पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, ठीक है क्या। दूसरा क्या होता है, इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट आ जाता है। क्या होता है इसमें, परमानेंट डायपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, एग्जांपल दिया हुआ है HCl NaCl, ठीक है। परमानेंट डायपोल मोमेंट के साथ साथ इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इसमें HCl या NaCl की अगर मैं बात करूं, है ना, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है आपका, पहले से ही डायपोल मोमेंट रहता है बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। इसमें क्या है आपका, बहुत ही कम मात्रा में डायपोल मोमेंट होता है। और साथ ही साथ इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और निगेटिव चार्ज सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर और निगेटिव चार्ज सेंटर जो है वो कोइंसाइड नहीं होता है। पॉजिटिव यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, ये पॉइंट मैं नहीं लिख पाया हूँ, उसको आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर आर कोइंसाइड। ये गलत हो गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेंटर क्या नहीं होता, कोइंसाइड नहीं होता, आर नॉट कोइंसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे आपके, दैट इज HCl एंड NaCl। HCl एंड NaCl ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है क्या। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये नॉन पोलर क्या है, मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं एंड डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसके जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और निगेटिव चार्ज सेंटर है दोनों क्या होगा, ये कोइंसाइड होगा। ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर मान लेते हैं सपोज, ठीक है क्या, और इसी में क्या होगा, निगेटिव चार्ज सेंटर होगा, तो दोनों जो है एक के ऊपर एक रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोइंसाइड वाला केस, है ना। इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है वो कोइंसाइड रहेगा, ठीक है क्या। इसकी एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं देखी तो ये हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऑक्सीजन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे ढेरों एग्जांपल हैं इसके, ठीक है क्या। चलिए अब देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है क्या। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, तो अभी हमने देखा कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को, है ना, जैसे हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये सपोज हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है क्या। तो डाइलेक्ट्रिक में अगर कोई फील्ड हम अगर नहीं लगा रहे हैं, सपोज ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पे कोई फील्ड अगर हम नहीं लगा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा, देयर इज नो डायपोल मोमेंट, देयर इज नो डायपोल मोमेंट। बट अगर इसको अगर मैं यहाँ पे अगर फील्ड में अगर रख दूं, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देता हूं तो इसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और निगेटिव चार्ज सेंटर है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और सपोज इसके बीच का अगर डिस्टेंस अगर मैं d ले लूं तो इसमें डायपोल मोमेंट जो है क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है वो बेसिकली किसके कारण हुआ है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ है, ठीक है क्या। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाता है, आपका डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो होता है हमारा, जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा इस केस में, है ना, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहता है तो डायपोल मोमेंट नहीं रहता है। बट जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। और ये जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाए हो उसके क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है हमारा, है ना। ये क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंड्यूस होगा डायपोल मोमेंट जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पी इंड्यूस जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई। अब ये अल्फा क्या है, ये अल्फा जो है आपका कांस्टेंट है जिसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस अल्फा इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। ये क्या कहलाता है आपका, पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। अल्फा क्या कहलाता है,
पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। ठीक है क्या? अब चलिए देखिए इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो क्या हुआ, आपका डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। ठीक है क्या? अब इस डायपोल मोमेंट के कारण इन साइड में, है ना, इन साइड में क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। देखिए ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है। अब इस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने पढ़ रखा है पहले से ही, है ना, कि जैसे दो डायपोल हैं, ये कुछ इस प्रकार से हमारे, दिस इज नेगेटिव, दो डायपोल मोमेंट है, तो इसके कारण एक्सियल पॉइंट में, है ना, अक्षीय निरक्षीय स्थिति करके पढ़ते थे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। ठीक है, तो ठीक या वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपका डायपोल है, तो डायपोल है तो इसके कारण क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, मतलब इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखिए जो हमारा ई जो है ना, ई जो है अब किस पे डिपेंड करेगा, सीधा डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये ई आई के बराबर होगा। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, आपका इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इक्वेशन वन इसको दे देते हैं, फ्रॉम वन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज पी इन इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई इन, अल्फा इंटू ई इन, ये इतना हो जाएगा। ठीक है क्या? ओके, अब चलिए देखिए आगे, अगर मैं स्फीयर मानूं, है ना, इसको मैं क्या मानूं, स्फीयर मानूं, तो स्फीयर जैसे मैं इसको मान रहा हूं, तो इसमें इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है ना, जैसे मैं कोई सॉलिड स्फीयर अगर मान के चलूँ, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो इसके आउटसाइड में हमने देख रखा है ना, ये आउटसाइड में कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इनसाइड में भी मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हुआ है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ रखा है ना, कि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सॉलिड स्फीयर के कारण वो कितना होता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन के बराबर होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज ई इन इक्वल्स टू, ई इन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज रो डी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम, डी ले रहे हैं, तो रो डी अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3 एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए एक बार और लिख लेते हैं इसको, कि हमारा जो पी इंड्यूस था, है ना, ये डायरेक्टिव ऑपोजिशन था हमारे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये पी इंड्यूस जो है वो क्या हो गया हमारा, दैट इज अल्फा इंटू ई हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और ये जो ई जो है एक्सटर्नल जो है, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है क्या? अब इसको मैं इसमें पुट कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, पी इंड्यूस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, ई इन हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो ई इन जो होता है हमारा, ये जो ई इन जो है या ई इंड्यूस्ड बोले तो दैट इज नथिंग बट योर रो डी अपॉन कितना होता है आपका 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज ई पी इंड्यूस्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा रो डी अपॉन कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, ये जो हमारा पी इंड्यूस होता है बेसिकली हम कैसे निकालते थे डायपोल मोमेंट, उसको देखिए। ये हमारा दो चार्जेस हैं, सपोज प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो इसके लिए हम क्या लिखते थे, दैट इज आर इंटू क्यू, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता था हमारा, डायपोल मोमेंट के बराबर होता था। ठीक वैसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है, डी लिया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज क्यू डी इक्वल्स टू अल्फा रो डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा रो डी अपॉन कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इस डी और डी को मैं कैंसिल कर दूँ तो ये कितना बचा हमारा, दैट इज क्यू इक्वल टू अल्फा। अब देखिए अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इस रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज क्यू अपॉन वी लिख सकता हूँ, क्या क्यू अपॉन वी लिख सकता हूँ उसको। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये क्यू और क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3 एप्सिलॉन नॉट वी जो है उधर चला जाएगा, तो हमको अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी
मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी होगी। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी हमारी, ठीक है क्या। और जितना ही कम आपका V होगा उतना ही कम क्या होगा, उसका पोलराइजेबिलिटी होगी। यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ओके ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद TFR या किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस वजह से मैं लिया हूँ, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है क्या। ओके चलिए देखिए इधर, एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z कैन बी मॉडल एज अ पॉइंट चार्ज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r. The electric polarizability of this system is defined as alpha is equals to P in upon E or P induced dipole moment on the application of external field. Then अल्फा इज व्हाट, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो अल्फा के लिए हमने क्या रखा है, देखिए ये क्या बोला है, एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर दिस एंड चार्ज सराउंडेड बाय सॉलिड स्फीयर। देखिए ये सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। तो देखिए हमने क्या रखा है, हमने अल्फा देख रखा है, अल्फा कितना होता है 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होता है, V होता है। अब आपको करना क्या है, बस देखिए ये अगर आपको फॉर्मूला आपको याद है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो केवल V का वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना रहेगा। कैसे पुट करेंगे, देखिए 3 एप्सिलॉन नॉट V इंटू कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर 4π/3, और ये कितना हो जाएगा r³। तो ये और ये आपका 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना बचेगा, दैट इज 4π एप्सिलॉन नॉट r³, 4π एप्सिलॉन नॉट r³। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 2 लाइन में ये जो है खत्म हो गया है ना, 2 लाइन का ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आराम से जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें मैच कर जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोलराइजेशन, ठीक है क्या। देखिए हमने अभी देखा कि डायपोल मोमेंट के बारे में हमने बात करी, ठीक है क्या। तो सिंगल एटम की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ तो सिंगल, अगर हम माइक्रो लेवल में अगर हम बात करें तो माइक्रो लेवल में हम उसको क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। लेकिन अगर मैक्रो लेवल की अगर हम बात करें, है ना, मैक्रो लेवल की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्चुअली क्या होगा, ये इसका डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है क्या। तो जैसे मैं पोलराइजेशन की अगर मैं बात करूं, पोलराइजेशन दैट इज पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है क्या। डायपोल मोमेंट अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, दैट इज P अपॉन कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और इस P को तो हम P रहने देते हैं, बट वॉल्यूम को हम क्या रख देते हैं, दैट इज़ 4π/3 r³, कुछ इस प्रकार से, राइट है। अब चलिए देखिए ये जो हमारा डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट, ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये होता है आपका माइक्रो क्वांटिटी, है ना, माइक्रो क्वांटिटी, ठीक है। और हमारा जो पोलराइजेशन जो होता है दैट इज पोलराइजेशन, दैट इज नथिंग बट योर मैक्रो क्वांटिटी। मैक्रो क्वांटिटी मतलब एक छोटे लेवल पे अगर हो रहा है ना, एक छोटे लेवल पे अगर हो रहा है, अगर डायपोल इंड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज डायपोल मोमेंट। और बड़े लेवल पे अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज पोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड योर पोलराइजेशन, ठीक है क्या। चलिए अब देखते हैं पोलराइजेशन में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक जो है ना, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूँ, डाइलेक्ट्रिक अगर हमारा यूनिफॉर्म है, डाइलेक्ट्रिक हमारा अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है क्या, डाइलेक्ट्रिक अगर हमारा यूनिफॉर्म है तो उसमें हमको मिलेगा केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या मिलेगा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी,
कैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगा? जैसे मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर की अगर मैं बात करूं, है ना, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या? इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसको मैंने कहाँ रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इसमें डायपोल मोमेंट क्या होंगे? इंड्यूस होंगे आपके डायपोल मोमेंट जो है। तो सपोज ये कुछ इस प्रकार से जो है आपके डायपोल मोमेंट क्या हुए हैं, इसमें इंड्यूस हुए हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा, ठीक है क्या? ये कुछ इस प्रकार से, इसको भर देते हैं, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से होगा आपका डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस जो है, ये कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। ये डायपोल मोमेंट बनेगा इसमें, ये कुछ इस प्रकार से डायपोल मोमेंट बना आपका, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपका डायपोल मोमेंट होगा, राइट। अब क्या होगा, देखिए, अब ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, देखिए इधर, तो इसमें देखिए ये अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे की ओर क्या है आपका? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऊपर की ओर क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज है और नीचे की ओर क्या है आपका? निगेटिव चार्ज है, ठीक है क्या? ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर जो है हाफ पोर्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज बचेगा और नीचे की ओर क्या बचेगा? निगेटिव चार्ज बचेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ये कुछ इस प्रकार से अगर मैं किया हूँ, तो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका यहाँ पे भी तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 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 कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ये क्या करते जाएंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर जाएंगे, तो केवल ऊपर वाला बस बचेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ऊपर वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। और नीचे में केवल नीचे वाला पार्ट बचेगा, ये इधर कैंसिल हो जाएंगे, ये सब जो है क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल नीचे वाला पार्ट बचेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और केवल ऊपर वाला पार्ट बचेगा जिसमें क्या होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो केवल और केवल क्या बचेगा? आपका सरफेस बाउंड चार्ज बचेगा। अगर यूनिफॉर्म है तो क्या बचेगा आपका? केवल सरफेस बाउंड चार्ज बचेगा, ठीक है क्या? ओके, तो उसी को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर यूनिफॉर्म अगर आपको मिल गया है, तो यूनिफॉर्म अगर मिल गया है तो उसमें क्या होगा? केवल सरफेस बाउंड चार्ज, है ना, सरफेस बाउंड चार्ज बोलते हैं इसको, सरफेस बाउंड चार्ज। केवल क्या मिलेगा हमको? सरफेस बाउंड चार्ज मिलेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है ना, अगर मैं किसकी बात करूं? नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या है आपका? डाइलेक्ट्रिक अगर यूनिफॉर्म है तो सरफेस बाउंड चार्ज मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या मिलेगा? दैट इज वॉल्यूम बाउंड चार्ज मिलेगा। क्या मिलेगा? वॉल्यूम बाउंड चार्ज। क्लियर है? सरफेस बाउंड चार्ज क्लियर है, वॉल्यूम बाउंड चार्ज क्लियर है ना। वॉल्यूम बाउंड चार्ज प्लस सरफेस बाउंड चार्ज, है ना, दोनों मिलेगा इसमें। नॉन फॉर्म के केस में क्या मिलेगा? सरफेस बाउंड चार्ज, ये दोनों मिलेगा, है ना। वॉल्यूम बाउंड चार्ज भी मिलेगा और सरफेस बाउंड चार्ज भी मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम बाउंड चार्ज एंड सरफेस बाउंड चार्ज, और इसमें यूनिफॉर्म के केस में केवल सरफेस बाउंड चार्ज मिलेगा। क्लियर है क्या? ओके, अब चलिए देखिए इधर, तो अगर मैं सरफेस बाउंड चार्ज की अगर मैं बात करूँ, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी अगर इसकी भी अगर मैं बात करूं, दैट इज सिग्मा बी। सिग्मा बी जो होता है आपका, दैट इज पी, ये पोलराइजेशन है, इसका वैल्यू दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, डॉट एन कैप। सिग्मा बी इज गोस टू क्या हो जाएगा? पी डॉट एन कैप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। और अगर मैं वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी अगर बात करूं, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? दैट इज रो बी। कितना हो जाएगा आपका? रो इंटू बी। रो बी जो है कितना हो जाता है? माइनस डेल डॉट कितना होता है? पी होता है। ये कुछ इस प्रकार से, ये क्या है आपका? डाइवर्जेंस है यहाँ पे याद रखिएगा। पी क्या होता है आपका? पोलराइजेशन जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पी डॉट सॉरी डेल डॉट क्या हो जाएगा आपका? पी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डाइवर्जेंस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे तो केवल डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दैट इज सिग्मा बी इक्वल टू कितना होता है? दैट इज पी डॉट एन कैप, एंड रो बी इज इक्वल टू कितना होता है आपका? माइनस डेल डॉट पी होता है। क्लियर है क्या? सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि अगर हमको पोलराइजेशन अगर दिया हुआ है तो कैसे हम सरफेस बाउंड चार्ज और दूसरा वॉल्यूम बाउंड चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है क्या? चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसको देखिए पहले।
a sphere of radius r carries polarization p is equals to k into r, है ना, k r cap, sorry k r bar, ठीक है, where k is constant and r bar is radial vector from the center of sphere, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है? पहला तो ये निकालना है कि फाइंड बाउंड चार्ज डेंसिटीज, है ना। बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है हमारा सिग्मा बी और रो बी, उसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है क्या। तो चलिए, पहला क्या दिया हुआ है आपको, पी बार दिया हुआ है, दैट इज के आर बार। ये कितना दिया है, के आर बार। अब इस के आर बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज के आर आर कैप, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि आर कैप हमारा क्या होता है, आर कैप होता है आर बार बाई आर होता है। तो आर बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज आर आर कैप, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसी को मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है क्या, ये क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब हमको क्या निकालना है, दैट इज सिग्मा बी। क्या निकालना है, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। सिग्मा बी क्या होता है आपका, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। सिग्मा बी इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर पी डॉट एन कैप। कितना होता है आपका, पी डॉट एन कैप। तो ये पी हो गया हमारा, दैट इज के आर आर कैप। और यहाँ पे एन कैप जो है दैट इज नथिंग बट योर डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप उसको क्या लेंगे, आर कैप ही लेंगे, क्योंकि आर कैप के डायरेक्शन में रहेगा। क्यों, क्योंकि स्फीयर है, ये स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या किधर रहता है आपका, है ना, आर कैप के डायरेक्शन में रहता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, के आर आर कैप डॉट आर कैप। तो ये फाइनली सिग्मा बी जो है कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज के आर, ठीक है क्या। और ये सरफेस का अगर हम लें तो आर इक्वल टू आर हो जाएगा, सरफेस पे निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, के इंटू आर हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, दैट इज सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना मिल गया, के आर। क्या मिल गया आपको, के आर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, इस वजह से हमने आर इक्वल टू जो है कैपिटल आर हमने रखा है, ठीक है क्या। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं दैट इज रो बी। रो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट योर माइनस डेल डॉट पी। ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट पी। तो फिर से आपको क्या याद होना चाहिए, जो हमने डाइवर्जेंस पढ़े थे, है ना, हमने क्या पढ़ रखे थे, डाइवर्जेंस पढ़ रखे थे। तो पढ़ रखे थे तो उसमें ये क्या है आपका, स्फीयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्फीयर की बात कर रहा है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा इसका वैल्यू, है ना, मैं ये बताया हुआ हूँ आप लोग को, है ना, कैसे इसको यूज़ करना है करके। और हाँ, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ईएमटी में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, है ना, ईएमटी में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल डॉट पी का वैल्यू हो जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपका, दैट इज़ 1/H1 H2 H3 होता है। तो दैट इज़ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल आर क्या हो जाएगा आपका, पी का वैल्यू कितना है आपका, के इंटू आर है, इसको बस लेंगे कि के इंटू आर, के इंटू आर। और क्या हो जाएगा, A1 और H2 H3 क्या है आपका, दैट इज आर साइन थीटा। और एक और आर आएगा, है ना, आर आर साइन थीटा। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली में एक स्केल फैक्टर लिया है, दैट इज H1 H2 H3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 1 आर आर साइन थीटा, ठीक है क्या। मैं फिर से यहाँ पे इसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको देखना है तो एक बार आप जो है, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने देख रखा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डाइवर्जेंस वाला जो पार्ट है, वो वाला वीडियो जो है आप लोग देखिएगा, ठीक है क्या। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज़ -1/r² साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा तो बाहर हो जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दो उसको, अंदर क्या बचा, डेल बाई डेल आर। और ये कितना हो जाएगा, के को भी बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, अंदर क्या बचा देखिए, दैट इज़ r³ क्या बचा आपका, r³ बचा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ -1/r²। साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, तो के यहाँ पे बचेगा। और क्या आएगा, के आर 3r² आ जाएगा। तो r² आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस कितना बचा आपका, 3k बचा। तो रो बी जो है कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर -3k। कितने के बराबर हो जाएगा, -3k बराबर हो जाएगा। तो हमने सिग्मा बी निकाल लिए, हमने क्या निकाल लिए, रो बी हमने निकाल लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हमको क्या निकालना है, सेकंड क्या निकालना बोल रहा है, ये दोनों पॉइंट हमने निकाल लिए, चार्ज वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी
है ना, और सरफेस बाउंड चार्ज, ये दोनों की बातें हमने कर ली। अब आगे क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हमको निकालना है। तो चलिए बात करते हैं पहले आउटसाइड की, है ना। सेकेंड पॉइंट हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आउटसाइड वाला पार्ट पहले कर रहे हैं। कौन सा, आउटसाइड वाला। तो ये हमारा, जैसे मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, स्फीयर हो गया। इसमें हमको आउटसाइड निकालना है किसी डिस्टेंस r पे, ये वाला डिस्टेंस r पे हमको क्या निकालना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस लॉ हमको क्या बोलता है कि भैया हमारा जो ई डॉट डी एस है, हमारा जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, हमारा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये होता है, इसमें आप रख दीजिए और लेके चले जाइए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है क्या। तो चलिए क्यू इनक्लोज्ड हमको पहले निकालना होगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, क्यू इनक्लोज्ड निकालना होगा। तो चलिए हम इसके आउटसाइड निकाल रहे हैं, तो इसमें सरफेस बाउंड चार्ज भी आएगा और साथ ही साथ आपका वॉल्यूम बाउंड चार्ज भी आएगा, है ना। सरफेस बाउंड चार्ज भी आएगा और वॉल्यूम बाउंड चार्ज भी आएगा। इसका मतलब क्यू इनक्लोज्ड जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इंटीग्रेशन रो बी इंटू डी वी। यही होता है ना, क्यू इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू डी वी होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किसका, वॉल्यूम का। और अगर मैं सरफेस का अगर मैं लिखूं तो दैट इज सिग्मा बी इंटू कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम आउटसाइड निकाल रहे हैं तो इसमें सरफेस बाउंड चार्ज और साथ ही साथ आपका वॉल्यूम बाउंड चार्ज दोनों आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देन आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रो बी का वैल्यू हमने निकाल रखा है पहले ही। रो बी का वैल्यू कितना मिला था आपको, -3 के, और उसका वैल्यू कितना मिला था आपका, के आर मिला था। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका -3 के इंटू डी वी, और ये कितना हो जाएगा, रो बी का वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना है आपका, दैट इज के आर इंटू डी ए हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 के, और ये कितना हो जाएगा, डी वी प्लस के आर और इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -3 के, ये हो जाएगा आपका -3 के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये स्फीयर है तो स्फीयर का वो क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4π/3 आर क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज के आर 4πr²। क्या हो जाएगा आपका जो सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है आपका, 4πr² होता है, ठीक है क्या। अब चलिए देखिए, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचेगा, -4π/r³ यही बचा। और यहाँ पे कितना जब बचा, 4π/r³ यहाँ पे भी बचा। और देखिए ये दोनों क्या है आपके, प्लस और माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्यू इनक्लोज्ड की अगर मैं बात करूं तो कितना मिल गया हमको, 0 मिल गया। अगर क्यू इनक्लोज्ड हमारा 0 मिल रहा है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, दैट इज नथिंग बट ई आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि वॉल्यूम बाउंड चार्ज जो आता है और सरफेस बाउंड चार्ज जो आता है, वो जो आपका क्यू इनक्लोज्ड जब निकालेंगे, उसमें चार्ज निकालेंगे तो दोनों क्या होगा, आपका इक्वल आएगा, ठीक है क्या। दोनों जो है देखो इक्वल आया है, अपोजिट इन साइन, ठीक है, अपोजिट इन साइन बट इक्वल, है ना। चार्ज डेंसिटी जब निकालेंगे तो बोथ आर डिफरेंट, बट इनक्लोज चार्ज निकालेंगे, है ना, चार्ज उसमें निकालेंगे। जैसे आपने सरफेस बाउंड चार्ज निकाल लिया, चार्ज डेंसिटी अगर निकाल लिया, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी जैसे निकाल लिया, इसका जैसे आप चार्ज निकालोगे तो क्या होगा, जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे भी आएगा। क्लियर है क्या, ओके चलिए। हाँ, अब इसमें एक और बचा हुआ है आपका, एक और बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की हमने बात करी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की भी हमको बात करनी है। किसकी बात करनी है, इनसाइड की बात करनी है, ठीक है। तो इनसाइड की जैसे हम बात करेंगे तो उसमें हमारा जो आउटर जो सरफेस में जाता है ना, सरफेस बाउंड चार्ज की यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम। अब सरफेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सरफेस के अंदर घुस चुके हैं, है ना। तो हम इनसाइड की अगर हम बात करेंगे तो हम सरफेस की बात नहीं करेंगे, सरफेस के अंदर की बात करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से है, जब हम आउटर में ले रहे थे तो सरफेस बाउंड चार्ज को ले रहे थे और वॉल्यूम बाउंड चार्ज को भी ले रहे थे। अब हम केवल किसको लेंगे, हम केवल और केवल वॉल्यूम बाउंड चार्ज को लेंगे। किसको लेंगे, वॉल्यूम बाउंड चार्ज को लेंगे। तो चलिए क्यू इनक्लोज्ड हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन रो बी डी वी। ये कितना हो जाएगा, रो बी डी वी। तो रो बी हमारा कितना था, दैट इज नथिंग बट योर -3 के इंटू कितना हो जाएगा, डी वी, देन -3 के और इंटीग्रेशन डी वी, और ये डी वी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट 4π/3 r³ हो जाएगा। 3 विल गेट कैंसल एंड दैट इज नथिंग बट योर 4π के r³। ये कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इसमें जो वॉल्यूम जो लेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल आर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, राइट, r³, ये क्यू इनक्लोज्ड।
राइट। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेने गया हूँ यहाँ पे, है ना, तो ई डी एस ई इनसाइड हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से, ठीक है क्या। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ई इनक्लोज्ड जो है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, डी एस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा क्यू इनक्लोज कितना आया है हमारा, दैट इज माइनस 4 पाई के आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई तो आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब क्या बचेगा, दैट इज ई इनक्लोज्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा आंसर, दैट इज ई इनक्लोज्ड। दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर डायरेक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज आर कैप, है ना, आर कैप के डायरेक्शन में होगा। आप लोग को केवल क्या करना है, देखिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को, दैट इज पी इज गोस टू कितना हो जाएगा आपका के आर स्क्वायर आर कैप। सपोज ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको पोलराइजेशन जो है वो दिया हुआ है। अब इसके लिए हमको क्या निकालना, आप लोग क्या निकालना है इसमें, दैट इज सिग्मा बी रो बी निकालना है, एटलीस्ट सिग्मा बी और रो बी जो है आप लोग निकालिएगा इसमें कितना आता है, ठीक है क्या। ओके, चलिए ये दो पार्ट का कीजिएगा, है ना, ये दो पार्ट आपको निकालना रहेगा उस क्वेश्चन में, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में गॉस लॉ क्या होगा, क्या गॉस लॉ वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, ठीक है क्या। तो फॉर्म जो हमारा जो आता है वो क्या होगा उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम बाउंड चार्ज से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, सपोज इन जनरल लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है क्या। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हमारा जो रो जो होता है ना, हमारा जो रो जो होता है दैट इज रो इज टू कितना हो जाएगा आपका रो बी प्लस रो एफ, है ना। ये क्या है आपका वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, और रो एफ क्या है हमारा, दैट इज नथिंग बट योर वॉल्यूम फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम फ्री चार्ज डेंसिटी, ये दो डेंसिटी के बराबर होगा ये रो जो है, ठीक है क्या। देन रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस बाउंड चार्ज डेंसिटी का हमने वैल्यू देख रखा है, दैट इज डेल डॉट पी, ये ऐसा देख रखा है हमने, अभी देख रखा था, और ये प्लस कितना हो जाएगा रो एफ हो जाएगा। देन कितना हो जाएगा, ये इसको अच्छे से लिख लूँ, अच्छे से लिखें तो रो एफ माइनस कितना हो जाएगा डेल डॉट पी हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो रो का वैल्यू हमको कितना मिल गया, दैट इज़ रो एफ माइनस डेल डॉट पी। आगे अगर मैं बात करूँ इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ जो होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ दैट इज डेल डॉट ई इक्वल टू कितना हो जाता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना, ओके ठीक। हाँ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या। अब इस रो की जो वैल्यू जो है हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज डेल डॉट ई, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा रो एफ माइनस डेल डॉट पी, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। अब इस एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल ई, है ना, ये ऐसा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका रो एफ माइनस डेल डॉट पी। अब इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ तो कितना बचेगा, ये इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूँ, दैट इज़ ई, ऐसा लिख सकता हूँ उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या लिख दूंगा इसको, प्लस डेल डॉट पी, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज़ रो एफ को मैंने अकेला छोड़ दिया, ठीक है क्या। अब आगे देखिए, ये डेल डॉट जो है, डेल को मैंने कॉमन कर दिया दोनों में, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका एप्सिलॉन नॉट ई प्लस कितना हो जाएगा पी, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रो एफ हो जाएगा, ठीक है क्या। अब ये जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, और क्या हो जाएगा प्लस पी, एंड दिस वन इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाता है ये, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका डेट इज डेल डॉट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा रो एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा डेल डॉट डी जो है
किसके बराबर हो जाएगा, रो एफ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, यहाँ से क्या निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो किस पे डिपेंड करेगा, फ्री वॉल्यूम फ्री चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, फ्री चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ये जो रोफ है ना, डी ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी, है ना, फ्री चार्ज डेंसिटी, या बोल सकते हैं फ्री चार्ज। फ्री चार्ज डेंसिटी से क्या निकलेगा, फ्री चार्ज निकलेगा। तो फ्री चार्ज पे केवल डिपेंड करेगा। ये जो डी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्री चार्ज पे ही डिपेंड करेगा। साथ ही साथ आपको इसको भी याद रखना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है क्या, ये जो है कुछ फार्मूला जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है करके। तो इसमें जो है ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है क्या, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, डी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन फ्री चार्ज। अब इसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में अगर लिखूँ, है ना, तो गॉस लाइन डाइलेक्ट्रिक जो है ना, सो गॉस लाइन डाइलेक्ट्रिक, लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल डॉट डी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, रो अपॉन कितना हो जाएगा, रो एफ। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, रो एफ हो जाएगा। ओके, अब चलिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा अलग तरह से लिख देता हूँ, डेल डॉट डी, ये ऐसा हो गया आपका, और इसको मैं डी एस, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी डी वी, ये कुछ इस प्रकार से। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रो एफ को मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज़ रो एफ इंटू कितना हो जाएगा, दैट इज़ क्यू इंटू टू डी वी, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, अब इसको मैं चेंज कर दूंगा किसमें, इसको चेंज कर दो आपका, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, डी इंटू कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, और ये क्या क्या बचेगा आपका, क्यू एफ। तो क्यू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डॉट डी एस, क्यू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज डी डॉट डी एस, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कन्वर्जन किया है, डाइवर्जेंस फार्मूला जो होता है हमारा, है ना, डाइवर्जेंस फार्मूला का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ डी डॉट डी एस इज गोस टू क्यू एफ, क्या हो जाएगा, क्यू एफ। ओके, तो ये इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म है ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो है आपको पूछा सकता है डायरेक्ट जो है। ठीक है क्या, साथ ही साथ इसमें आपको डी इक्वल टू क्या याद रखना है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ऐसा याद रखना है इसको। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, दैट इज डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये एप्सिलॉन, जैसे एप्सिलॉन बस अगर दिया हुआ है ना, ये तो आपका किसके, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस है ना, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस है। अगर मान लिया जाए अगर कोई मीडियम है तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई प्लस पी, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है क्या, अगर इसी में अगर देखें, अगर P इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना, पोलराइजेशन अगर क्या हो जाए आपका डाइलेक्ट्रिक में अगर जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होगा, या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई के बराबर होगा। ये कुछ इस प्रकार से, है ना, ये कन्वर्जन है सभी में, है ना। अगर P इक्वल टू जीरो हो जाए आपका, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है। D जो है किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है। ये कुछ इस प्रकार से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज पोलराइजेशन P इक्वल टू के इंटू आर, और क्या है आपका, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से फाइंड करना है, इफ़ देर इज़ नो फ्री चार्ज, कोई अगर फ्री चार्ज नहीं है तो कितना होगा हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड एंड आउटसाइड। तो पहले हम आउटसाइड की अगर बात करें, आउटसाइड की बात करें तो हमको क्या करना रहता है, हमको क्या करना रहता है, ये हमको आउटर स्पेस में हमको क्या करना रहता है, निकालना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये आपका डिस्टेंस आर हो गया, ये आपको निकालना है। ठीक है क्या, अब इस केस में हम जैसे देखें तो हमको कोई फ्री चार्ज नहीं दिया, तो क्यू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो डी डॉट डी एस जो हम कर रहे थे दैट इज गोज टू क्यू एफ, तो क्यू एफ ही जीरो हो गया, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डी आउट जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आउट जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ डी इन भी जीरो हो जाएगा।
क्योंकि फ्री चार्ज तो है नहीं। डी केवल किस में डिपेंड करता है आपका, केवल और केवल फ्री चार्ज पे डिपेंड करता है। डी किस में डिपेंड करता है, केवल और केवल फ्री चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डी इन और डी आउट दोनों हमने यहीं पे निकाल लिया और दोनों क्या है होगा, हम यहाँ पे जीरो होगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज डी इज इक्वल्स टू कितना होता है, अभी हमने देखे थे, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई प्लस ई पी। ये कुछ इस प्रकार से, अगर मैं डी आउट के लिए अगर मैं बात करूँ हाँ, तो आउट के लिए सभी क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से ई आउट प्लस कितना हो जाएगा आपका, पी आउट हो जाएगा इस प्रकार से। ये तो आपका जीरो है, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई आउट हमको निकालना रहेगा, और ये प्लस पी आउट। देखिए पी जो पोलराइजेशन जो होगा ये इसमें होगा आपका, पोलराइजेशन किस में होगा, इस वाले सरफेस में होगा आपका। ठीक है, लेकिन हम किस में निकाल रहे हैं, आउटर में निकाल रहे हैं, तो आउटर में पोलराइजेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई आउट का वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोलराइजेशन जो है आउटर में नहीं रहेगा, इस वजह से ये कितना हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ई आउट कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमको बनाना रहेगा। देन नेक्स्ट, इसी में अगर मैं इनसाइड की अगर मैं बात करूँ, इनसाइड की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना रहेगा दिस इज रेडियस आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी इन इक्वल टू हमको जीरो पहले ही निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए हैं, डी इन हम जीरो पहले ही निकाल रहे हैं। अब इसके बाद डी इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी इन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई इन प्लस कितना हो जाएगा, पी इन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डी इन तो जीरो है पहले से, दैट इज ई नॉट ई इन प्लस कितना है आपका, देखिए दैट इज नथिंग बट योर के आर बार, के आर बार, ये इतना ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई इन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस के आर बार हो जाएगा, और ई इन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के आर बार अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के आर आर कैप अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा ई इन हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ई इन भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक, इसको आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। अगर आप चाहें तो कर लीजिए और नहीं चाहें तो उसको मत कीजिएगा जी इस क्वेश्चन को। ठीक है क्या, ये नेट वगैरह में पूछा जाता है, उसमें के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मेन जो है आपको करना है, ये जो रिलेशन मैंने जो यहाँ पे बताए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक का जो पार्ट जो है पीछे हम जितने भी किए हुए हैं सभी के सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन आप ना चाहें तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलिए, ये इसमें जो रिलेशन आएगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लोग के लिए। ठीक है, देखते हैं। लीनियर डायलेक्ट्रिक आर दोज, हाँ लीनियर डायलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं। तो लीनियर डायलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, लीनियर डायलेक्ट्रिक आर दोज डायलेक्ट्रिक इन विच पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोलराइजेशन जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर एप्सिलॉन नॉट काई ई। इसको क्या पढ़ते हैं, काई ई पढ़ते हैं। और ये जो काई है दिस इज नथिंग बट योर ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलेंगे इसको, ससेप्टिबिलिटी। काई इज नथिंग बट योर ससेप्टिबिलिटी। ठीक है क्या, अब चलिए, अब हमारे पास क्या रिलेशन होता है हमारा, डी इक्वल टू हमारा जो रिलेशन होता है उसको देख लेते हैं। दैट इज डी इज इक्वल्स टू, है ना, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, काई एम भी आता है ना, मैग्नेटिक में पढ़ेंगे उसको, काई एम भी आता है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा, और हमारा रिलेशन होता है दैट इज डी इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई, और प्लस कितना होता है हमारा, पी होता है। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हम इसको ले लेते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई, और प्लस कितना हो जाएगा पी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ई हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, सपोज ये कुछ मीडियम को अगर डिफाइन कर रहा है तो एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन ई हो जाएगा। अब इसको मैं क्या चेंज करूँगा, एप्सिलॉन नॉट आर ई, इक्वल टू कितना होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ई प्लस एप्सिलॉन ई काई ई, या इसको अच्छे से लिखना चाहें तो ई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख देते हैं, और ये हो गया एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई प्लस एप्सिलॉन नॉट ई, और ये एप्सिलॉन काई ई। तो ये और ये तीनों कैंसिल हो गया। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज़ 1 प्लस काई ई के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है।
क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका, दैट इज़ ई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस काई ई, और साथ ही साथ जैसे काई ई के लिए हम निकालना चाहें तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन आर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब जैसे इसी में मैं पोलराइजेशन अगर फाइंड करना चाहूँ, है ना, पोलराइजेशन जैसे मैं फाइंड करना चाहूँ, ये आपका पोलराइजेशन का फार्मूला है। तो पोलराइजेशन P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 और इनटू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये आपके किसके लिए फार्मूला हो जाएगा, पोलराइजेशन के लिए फार्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आप अगर आप और चाहें, है ना, अगर आप और चाहें तो इसमें कुछ और चेंजेस आप कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखिए क्या चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये फार्मूला जो है पूछे जा सकते हैं ना, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया, और यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल के क्या बनेंगे, एप्सिलॉन बनेंगे। तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये फार्मूला जो है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है क्या, ओके। तो पोलराइजेशन में और डाइलेक्ट्रिक में केवल इतना ही करेंगे हम, और आगे जो है यहाँ पे पूछा नहीं जाता है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेट के सिलेबस में है तो उसमें हम पढ़ते हैं। नेट के सिलेबस में इसके आगे का जो पार्ट जो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, है ना, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए, इन सब के लिए जो पोलराइजेशन का जो वैल्यू निकालते हैं इन सब फार्मूले से, वो सब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है CG सेट के लिए, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट जो है लगभग ख़त्म हुआ। इसमें बाउंड्री कंडीशन का एक पार्ट और है, एक लेक्चर और रहेगा इसमें। बाउंड्री कंडीशन से जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं वो, उसके बाद हम मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे इसमें EMT में, और साथ ही साथ उसके साथ हम EM वेव्स, है ना, EM वेव्स और आपका मैग्नेटोस्टैटिक का पार्ट जो है इसमें छूटा हुआ है, तो वो सब हम धीरे से कवर करेंगे, ओके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।